10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हम लोगों ने सेक्शन 45 देखा था, बेसिक सेक्शन, बेसिक चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 214 देखा था, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन। सेक्शन 247 देखा था, ट्रांसफर की डेफिनेशन। 242A देखा था, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की डेफिनेशन। 47 देखा था, ट्रांजेक्शन्स विच आर नॉट टू बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। सेक्शन 48 देखा था, हाउ टू कॉम्प्यूट कैपिटल गेन, फॉर्मेट देखा था। 48 के 5 प्रोविजोज देखे थे। फर्स्ट, नॉन रेसिडेंट से रिलेटेड था, TTBR TTSR। सेकंड, इंडेक्सेशन से रिलेटेड था। थर्ड, बॉन्ड और डिवेंचर को इंडेक्सेशन देने से मना करता है। फोर्थ, नहीं बताया था। फिफ्थ, STT की डिडक्शन के बारे में था कि नहीं मिलती। सेक्शन 49 मैंने बताया था कि इन केसेस में प्रीवियस ओनर की कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 50 हमने PGBP चैप्टर में ही स्टडी करवा दी थी। ब्लॉक ऑफ एसेट जब सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाता है डेप्रिशिएबल एसेट्स पर, और ब्लॉक ऑफ एसेट कब सीज टू एग्जिस्ट होता है वो मैंने बता दिया था। जो सेक्शन 50 में मैंने नहीं बताया है, दैट इज योर सेक्शन 50B, सेक्शन 50C एंड सेक्शन 50D। चल, इसके बाद मैंने सेक्शन 51 भी क्लियर करवा दिया, एडवांस मनी फॉरफिटेड और उसके तीनों प्रोविजंस, जो उसके तीनों रूल्स हैं। सेक्शन 55, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करवाया था, डेफिनेशन पूरी डिटेल क्लियर करवाई थी, फॉर्मेट बनवाया था इसका भी। जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था दैट वाज जो सेक्शन 45 का एक्सेप्शन, 45(1)(a, सेक्शन 45(2), सेक्शन 45(3), सेक्शन 45(4) एंड सेक्शन 45(5). ये 5 सेक्शंस हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखे। अब जो मेरे पास इसके अलावा बचा हुआ है वो सेक्शन 54 की डिडक्शन है, 111A है, 112 है। ये केवल डिडक्शंस के बारे में बताएगा, जिसके बारे में आज हम बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करने जा रहे। ठीक, टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में बताएगा। हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं आज ये दोनों, और उसके बाद अगर मौका मिला तो ये दोनों। क्लियर है? बोलो भाई, स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग का लगभग क्या कैपिटल गेन क्या है थ्योरी के मैटर पे ओवर, केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करने। अगर हम बात करें सेक्शन 50B की, किसकी? सेक्शन 50B की, तो ये बताता है स्लम से। क्या बताता है? सेक्शन 50B बताता है स्लम सेल के बारे में। सर ये नया वर्ड है, क्या मतलब है इसका? एक कंपनी है, उसके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, मान लो सीमेंट डिवीजन की, उसका सीमेंट का काम होता है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी सीमेंट की होगी, एक्स लिमिटेड। उसके पास एसेट्स भी हैं, किसके नाम से? सीमेंट डिवीजन के नाम से, सब सीमेंट का ही काम हो रहा है। उसके पास करंट एसेट्स हैं, किसके नाम से? सीमेंट डिवीजन के नाम से। अच्छी बात है। उसके पास लाइबिलिटीज हैं, किसके नाम से? बोलते क्यों नहीं? ये सारे सीमेंट। उसके मन में ख्याल आया, उसके मन में, किसके मन में? एक्स लिमिटेड।
उसके मन में ख्याल आया क्यों ना हम लोग एक, हाँ बोलो किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करें, इलेक्ट्रिक जनरेशन का काम करते हैं, हमारे यहाँ बिजली की खपत बहुत ज़्यादा है, क्यों ना फंड रेज करके बिजली के भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम इसी कंपनी के नाम से किया जाए। उसने काम स्टार्ट किया और एसेट भी खरीद ली, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी उसके पास सब जनरेट हो गई। अब उसके पास बैलेंस शीट में दो तरह की एसेट्स हैं, जो सीमेंट डिवीजन से भी बिलोंग करती हैं और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से भी बिलोंग करती हैं। पक्की बात है ना। ये एक्स लिमिटेड का हिसाब किताब था। जब कंपनी केवल सीमेंट में डील करती थी, उसके एक शेयर का दाम 500 रुपीज था। नहीं हो सकता? हो सकता है। उसने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम स्टार्ट किया, 500 रुपीज पर शेयर था और कंपनी इसका मतलब प्रॉफिट में थी, क्योंकि एक शेयर का दाम तो 10 रुपए होता है फेस वैल्यू नॉर्मली। 10 रुपए का एक शेयर आज 500 रुपए की ऊंचाइयों को छू रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। जब किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे हुए आदमी को भी कौन काट ले? कुत्ता नहीं, चूहा भी काट सकता है, जरूरी हो कुत्ता काटे। कौवा भी काट सकता है, झूठ बोले कौवा काटे ना। तो कंपनी की किस्मत शायद खराब थी, उसने ये डिसीजन ले लिया। सर इससे क्या हुआ? कंपनी को होने लगा लॉस। कंपनी जहां पर अब तक 2.5 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही थी, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आने से जो 3 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का, नहीं सुन लो ऐसे कैसे, पहले साल में, दूसरे साल में सीमेंट डिवीजन से 4 करोड़ का प्रॉफिट था, तीसरे साल में सीमेंट डिवीजन से 6 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में 1 करोड़ का लॉस हो गया। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में 3 करोड़ का लॉस हो गया। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के कारण 4 करोड़ का लॉस हो गया। इन टोटालिटी कंपनी प्रॉफिट में दिखाई देगी या लॉस में दिखाई देगी? दिखाई देगा। पहले तो कंपनी प्रॉफिट कमाती थी, अब कंपनी लॉस कमा रही है। बोलो ना, बोलो, पक्की बात है ना। इन टोटालिटी द शेयर होल्डर्स वॉन्ट टू गेट द इंक्रीमेंट इन शेयर्स प्राइसेस, बट ड्यू टू दिस रेप्यूटेशन और दिस रिजल्ट कंपनी की शेयर प्राइसेस क्या होने लगी? डाउनफॉल जाने लगी। जाएंगे ना, कहाँ 500 था सीधे 50 पे 40 पे आकर गिर गया। देखो तो ओरिजिनल कंपनी जो है सीमेंट डिवीजन, इट इज इन अ ग्रोइंग कंडीशन। जो कंपनी का सीमेंट डिवीजन है आज भी प्रॉफिट बढ़ा रहा है, बावजूद इसके इन टोटालिटी कंपनी का प्रॉफिट क्या हो रहा है? कम दिख रहा है, लॉस में दिख रहा है, निगेटिव ग्रोथ दिख रही है, और कंपनी के शेयर्स नीचे आते जा रहे। नहीं होंगे? बोलते क्यों नहीं? जाएंगे। क्या करे कंपनी? बताओ क्या करे? ऐसी सिचुएशन में कंपनी जाए तो जाए कहां? बताओ भाई, ऐसे केस में कंपनी जाए तो जाए कहां? कितनी बढ़िया बात बोला, इलेक्ट्रिसिटी वाला बंद कर दो। ये सॉल्यूशन तो नहीं है बेटा। हो सकता है अभी लॉस में दिखाए, हो सकता है 3 साल बाद प्रॉफिट में आए। क्या करे कंपनी? मैं तो समझ नहीं पा रहा। उस समय कंपनी के पास एक रास्ता आया नजर। क्या आया नजर? एक रास्ता। अब तक 2-2 रास्ते होते थे, अब एक रास्ता नजर आया कि ये गलती हुई कि हमने सीमेंट डिवीजन में इसको मर्ज कर दिया। हमको एक नई कंपनी बनानी चाहिए थी इसके नाम से। क्यों? अलग रहती, हिसाब किताब अलग रहता, ये अपना ग्रोथ दिखाता। कंपनी को अब इस भूल का एहसास हुआ और कंपनी ने तुरंत इस कंपनी में से क्या हटाया? इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक अलग कंपनी बनाई। ये सारी एसेट्स यहां से निकाल कर कंपनी इसमें ले गई
और यहाँ के शेयर होल्डर को कैंसिल करके उनको इस नई कंपनी में शेयर होल्डर बना दिया। हो सकता है? कोई दिक्कत है? अब बताओ ऊपर वाली कंपनी हेल्दी दिखेगी कि नहीं? कंपनी का अपना काम हो गया, लेकिन हेल्दी दिखाने के चक्कर में इनकम टैक्स का नोटिस आ गया। उसमें लिखा था कि आपने एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया है, कैपिटल गेन दो। क्या तुम लोगों को ऐसा कहीं लगता है कि कंपनी ने ऐसा प्रॉफिट कमाने के लिए किया? नहीं, कंपनी ने अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए किया। क्या कंपनी ने अपनी किसी एक एसेट को ट्रांसफर किया? सारी की सारी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की एसेट्स, करंट एसेट्स, लायबिलिटीज, शेयर होल्डर सबको हटा दिया, टेंशन ही हटा दी। कंप्लीट डिवीजन को हटाया, कंप्लीट ब्रांच को हटाया, कंप्लीट यूनिट्स को हटाया, कंप्लीट अंडरटेकिंग को ट्रांसफर किया, उसके किसी पार्ट को नहीं। एक कंप्लीट अंडरटेकिंग का जो हिस्सा था उसको ट्रांसफर किया, उसके पार्ट को नहीं, किसी 2-3 एसेट्स को नहीं। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारी की सारी एसेट्स, सारी की सारी लायबिलिटीज, इवन स्टॉक तक को ट्रांसफर कर दिया। अब चूंकि ऐसा इनकम टैक्स में कोई प्रोविजन था नहीं, ऐसा इनकम टैक्स में कोई प्रोविजन था नहीं, तो असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया होगा, इसको ट्रांसफर मान लिया होगा और हर एक इंडिविजुअल एसेट्स पर क्या निकाल दिया होगा, कैपिटल गेन, और स्टॉक को फेयर मार्केट वैल्यू पर दिखा करके उसको सेल मान लिया होगा और पीजीबीपी अराइज कर दिया होगा। बैठे बैठे कंपनी को प्रॉफिट दिखा रहा होगा। गलत तो हो गया, गलत तो गलत है, लेकिन अब इनकम टैक्स ऑफिसर क्या करे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करे जब प्रोविजन ही ऐसे बने हुए हैं? सुधार करने की जरूरत थी या नहीं? गई सुधार होने के लिए और सुधार किया गया और उसका नाम आया, अब क्लियर है क्या नाम आया? अब स्लम सेल का मतलब आएगा ध्यान में, तो क्या मतलब निकलेगा कि कंप्लीट अंडरटेकिंग, कंप्लीट यूनिट या कंप्लीट ब्रांच या कंप्लीट डिवीजन को ट्रांसफर करना, फ्री में नहीं, पैसा लेकर के। आखिर ये कंपनी इस कंपनी को या इस कंपनी के शेयर होल्डर को क्या दे रही है? परचेस कंसिडरेशन का पेमेंट करेगी, सेल कंसिडरेशन का पेमेंट करेगी ना। ये सेल कर रहा है इसको, एक तरह से कहा गया अगर कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा हो, ट्रांसफर का मतलब सेल ही हो रहा हो, केवल सेल, सेल ऑफ अ यूनिट, सेल ऑफ अ ब्रांच, सेल ऑफ अ अंडरटेकिंग, सेल ऑफ अ डिवीजन, कंप्लीट फॉर अ लम सम कंसिडरेशन, फॉर अ लम सम कंसिडरेशन, यानी एक मुश्त राशि के साथ। ये ना बोलो कि ये जमीन इतने में, ये बिल्डिंग इतने में, ये मशीनरी इतने में, ये स्टॉक इतने में। इस तरह से इंडिविजुअल एसेट्स और लायबिलिटीज को असाइंड ना करो, क्या वैल्यू, इंडिविजुअल एसेट और लायबिलिटीज को बिना कोई वैल्यू असाइन किए हुए अगर आप कंप्लीट डिवीजन, कंप्लीट ब्रांच या कंप्लीट यूनिट्स को ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम स्लम सेल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? स्लम सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्लम सेल। एक मुश्त राशि के अगेंस्ट, लमसम कंसिडरेशन के अगेंस्ट। नहीं समझ में आई बात? लेकिन एक कानून को फॉलो करो तो दूसरे कानून की धज्जियां उड़ती हैं, होता है ना। हम अगर इनकम टैक्स की बात मानने लगें तो जो स्टैंप रजिस्ट्रार ऑफिस है वो चिल्लाने लगेगा। वो कहेगा हमें ये तो बता दो कि जमीन कितने की ट्रांसफर की या बिल्डिंग कितने की ट्रांसफर की, ताकि हम अपनी ड्यूटी तो लगा सके। अब हमारा इनकम टैक्स कहता है कोई एसेट्स और लायबिलिटीज की इंडिविजुअल एसेट्स और इंडिविजुअल वैल्यूज को असाइन न करो, और उधर से दूसरा कानून कहता है असाइन करो। अगर हमने स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, लीगल चार्जेस या कुछ इस तरह के लिए मैंने कोई अगर एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू असाइन कर दी तो वो गलती माफ है, वो गलती नहीं है। बोलते क्यों नहीं? क्या वो गलती है? एक कानून को फॉलो करो तो दूसरा कानून टूट रहा है, तो दोनों को बराबर लेकर चलो। अब हम फॉलो कर रहे हैं
I'm not interested to assign I'm not interested to assign the values of individual assets and liabilities. I'm just getting the lump sum consideration, but for the purpose of following the other one act, I have to assign the value of that asset, of a particular 1 to 2 assets or a different type of assets. We have to assign the values. It is a compulsion. Then in that case, it would not be treated as the violation of this section. ये नहीं माना जाएगा कि आपने इस कानून को तोड़ा, ये मान लिया जाएगा कि आपने इस कानून का क्या किया, फॉलो किया. नहीं समझ में आई? क्लियर है? अब फिर से बोलूं शुरू से. स्लम सेल होता है इफ एनी यूनिट, ब्रांच, डिवीजन और अंडरटेकिंग इज ट्रांसफर्ड और अंडरटेकिंग इज सेल. ट्रांसफर का मतलब यहां पर केवल सेल से आएगा, केवल सेल. ट्रांसफर में तो कई चीजें आती है, लेकिन यहां पर ट्रांसफर का मतलब क्या है, केवल सेल. is sold for a lump sum consideration without assigning the values on individual assets and liabilities. But if values assigned for the purpose of following any other act or law in force, then it would not be treated as the violation of law. Clear? Still it will be treated as a slum sale. और स्लम सेल के लिए अलग से पूरा एक सिस्टम बना कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कैपिटल गेन. सर ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि हम पूरे डिवीजन को ट्रांसफर कर रहे हैं. दिमाग में सोचो, बात बैठाओ ना, हम एक एक एसेट्स लायबिलिटीज को नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, पूरे एक डिवीजन को ट्रांसफर कर रहे हैं जिसमें एसेट्स भी हैं और लायबिलिटीज भी हैं, जिसमें फिक्स्ड एसेट भी है और स्टॉक भी है. आश्चर्य नहीं हो रहा? और उसको हम कैपिटल गेन में लेने जा रहे हैं. अच्छा तो सर बताइए ना कैसे कैलकुलेट करेंगे कैपिटल गेन. मैं केवल क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, आंसर आप लोग खुद देंगे. मुझे इस बात का क्या है, भरोसा. देंगे ना? रटना है तो किताब में प्रोविजन है, रट नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं गलती होगी. बस ये देखते जाओ प्रॉब्लम कहां कहां आ रही है और उसका सॉल्यूशन क्या क्या निकला, अपने आप पता चल जाएगा. क्यों? जरा देखते हैं. यहां लिखते हो तुम लोग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. क्या इसमें कोई दिक्कत आएगी? नहीं. सर आपने अभी अभी तो बोला लंप सम कंसिडरेशन, लिख देंगे लंप सम कंसिडरेशन. बोलो ना, एक साथ जो पैसा मांग रहे हैं. आ गया सेल कंसिडरेशन. क्या दिक्कत है इसमें? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. बोलो ना. अच्छा ये लंप सम कंसिडरेशन किस चीज का मांग रहे हैं? फिक्स्ड एसेट का भी मांग रहे हैं, प्लस करंट एसेट का भी मांग रहे हैं, माइनस लायबिलिटीज का भी मांग रहे हैं. करंट एसेट में स्टॉक भी आ जाएगा, डेटर्स भी आ जाएगा. बोलो ना, कैश एंड बैंक भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे. लायबिलिटी में भी इसी तरह क्रेडिटर वगैरह आ जाएंगे. कोई दिक्कत है क्या इसमें? अच्छा यानी ये पैसा मैंने इन सारी चीजों के लिए लिया. माइनस क्या करते हैं हम लोग? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. सर अगर लॉन्ग टर्म होगा तो क्या लिखेंगे? लॉन्ग टर्म होगा तो क्या लिखेंगे? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. अब मैं तुम लोगों से पूछता हूं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखने के पीछे तुम लोग जरा हमें यह बताओ कि पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लोगे? नहीं नहीं, देखो ना कितने आश्चर्य की बात है. हमारे पास 10 फिक्स्ड एसेट्स हैं, नहीं हो सकती? कोई हमने 10 साल पहले खरीदी, कोई 5 साल पहले खरीदी, कोई 4 साल पहले खरीदी, कोई 1 साल पहले खरीदी, कोई अभी 10 दिन पहले खरीदी थी. और इन सारी एसेट्स को हम इसी में ही ट्रांसफर कर रहे हैं. यानी इसमें लॉन्ग टर्म की भी एसेट्स हैं और शॉर्ट टर्म की भी एसेट है. केवल लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की बात मारो गोली, इसमें स्टॉक का भी पैसा है जो आज तक हम लोगों ने सोचा भी नहीं था. अब तुम लोग खुद बताओ, क्या कभी स्टॉक को इंडेक्सेशन देते हुए देखा है? क्या कभी लायबिलिटी को इंडेक्सेशन देते हुए देखा है? क्यों नींद? हाँ वो सो रहा है आराम से. क्या कभी
ऐसा भी पहले देखा है कैसा कि शॉर्ट टर्म 10 दिन पहले जो एसेट खरीदी है उसको इंडेक्सेशन दे दें, 1 साल पहले की एसेट्स को इंडेक्सेशन दे दें। लायबिलिटीज को इंडेक्सेशन देना चाहते हो क्या तुम लोग? नहीं, तुम लोग डेटर्स को भी इंडेक्सेशन देना चाहते हो, कैश को इंडेक्सेशन देना चाहते हो। अरे अब इंडेक्सेशन को मारो गोली, चाहे ये लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, नो इंडेक्सेशन। तो एक लाइन तो क्लियर हो गई क्या, पहली चीज। दूसरा, सर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म तो बताएंगे, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म तो आप बता सकते हैं। कोई एसेट 10 दिन पुरानी, कोई एसेट 4 साल पुरानी, कोई एसेट 10 साल पुरानी। स्टॉक, इसमें कौन सा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म? डेटर्स, इसमें कौन सा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म? क्या इसमें भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म करोगे? करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स ऑन एसटीसीजी का रेट अलग होता है, टैक्स ऑन एलटीसीजी का रेट अलग होता है। टैक्स रेट सही निकालना है तो बेटा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म तो डिफाइन करना पड़ेगा, बिना उसके तो हम लोग आगे चल ही नहीं पाएंगे। छोड़ देते अगर टैक्स नहीं लगता तो क्या दिक्कत थी, लेकिन नहीं छोड़ पाएंगे क्योंकि टैक्स रेट्स अलग अलग हैं और सिस्टम बिल्कुल अलग है एलटीसीजी और एसटीसीजी का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्सेशन सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्सेशन सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। अभी हम लोग उसके बाद बात करेंगे ना, लेकिन दोनों में सिस्टम डिफरेंट है तो जाहिर सी बात है क्या करना पड़ेगा, ये तो बता दो कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। कैसे बताएंगे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, कैसे बताएंगे? अरे हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, एक एसेट या पूरा बिजनेस? हम एक एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, एक लायबिलिटी ट्रांसफर कर रहे हैं, पूरा बिजनेस? तो ये देख रहे हो ना, पूरा बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस कब स्टार्ट किया था और बिजनेस कब ट्रांसफर कर रहे हो, बात खत्म हो गई ना। अरे हो गया काम खत्म, तुम क्या ट्रांसफर कर रहे हो? बिजनेस। तो बिजनेस कब से स्टार्ट किया था और बिजनेस कब ट्रांसफर हो रहा है, हो तो गया पीरियड ऑफ होल्डिंग, क्या दिक्कत है, क्यों टेंशन ले रहे हो इतनी? कोई आ रहे ना, हो गया बस, उसमें 3 साल देखो। 12 महीने वाला सिस्टम केवल 3 चीजों पर लगता है, बताया था मैंने, 4 चीजों पर लगता है। हाँ क्या लिस्टेड सिक्योरिटीज पर लगता है 12 महीने का सिस्टम, इक्विटी ओरिएंटेड फंड पर लगता है 12 महीने का सिस्टम, जीरो कूपन बॉन्ड्स पर लगता है 12 महीने का सिस्टम, और यूनिट्स पर लगता है 12 महीने का सिस्टम। नहीं मिला लो, देख लो चारों हैं कि नहीं, मिलाओ, रिमाइंड कर लो, रिफाइंड न करना। बताओ क्या क्या है। पहला लिस्टेड सिक्योरिटी, दूसरा यूनिट्स ऑफ यूटीआई, तीसरा यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जीरो कूपन। यही तो 4 बोला मैंने। 12 महीने का क्या, इसमें तुम्हारा बिजनेस भी आ गया, उसमें 12 महीने का लेना चाहते हो, कितने महीने का लोगे? 36 महीना, 3 साल नहीं होता, 36 महीना होता है, 36 मंथ। क्लियर है? मैंने कभी 3 साल तो बोला ही नहीं ना, मैंने तो हमेशा 36 मंथ की बात की है, 12 मंथ्स की बात की है। करा 1 साल या 3 साल, दोनों में फर्क होता है? कोई फर्क नहीं इधर देखो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करते हैं। पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से लोगे? पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस टू ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। बोलो ना, ये तो बड़ा आसान हो गया ना। अब इसी से डिफाइन हो जाएगा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। सोचो बिजनेस मैंने 4 साल पहले स्टार्ट किया और मैक्सिमम एसेट अभी 10 दिन पहले खरीदी तो भी सब शॉर्ट लॉन्ग टर्म मान लिया जाएगा? सारा लॉन्ग टर्म माना जाएगा या सारा शॉर्ट टर्म माना जाएगा? हाँ भैया, तो सारा शॉर्ट टर्म या तो सारा लॉन्ग टर्म। अब तो हम इंडिविजुअल देख ही नहीं रहे, हम तो बिजनेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन निकालने की अब कोई जरूरत? तो सर यहां क्या लिखिए, यहां लिखें तो लिखें क्या? एक चीज तो आपने बता दी कि पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल कंसीडरेशन हम लोग को मालूम है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्सेशन नहीं देंगे, ये भी आपने बता ही दिया। प्रॉब्लम अब क्या है? बोलो ना, प्रॉब्लम क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लें तो कितना लें? एक लाइन की बात, जब बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हो
क्या ट्रांसफर कर रहे हो? बिजनेस जब ट्रांसफर कर रहे हो तो एसेट्स की क्या वैल्यूज लिखी हुई हैं बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज की क्या वैल्यूज लिखी हुई हैं बैलेंस शीट में, सारी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज की वैल्यू घटा दो तो हमें मालूम है इसको हम एक नया वर्ड दे सकते हैं, नेटवर्थ। अरे है कि नहीं? सोचना क्या है, हम क्यों बोले सारी एसेट्स की बैलेंस शीट की वैल्यू है, लायबिलिटीज को घटाने के बाद अरे सीधे सीधे दिमाग में बैठा लो इसके बदले नेटवर्थ। ऑल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज मींस नेटवर्थ, बोलो ना। तो हम बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या, नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस। कितना आसान हो गया नहीं, रटने की जरूरत है तो बोलो। अब तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इसमें लिखना नहीं है, नेटवर्थ ले लिया तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो अपने आप शामिल हो गया उसमें। जब नेटवर्थ ले लिया तो एसेट्स में तो वैल्यू ऑलरेडी शामिल है इंप्रूवमेंट की, ले तो लिया उसको, दोबारा लेना चाहते हो तो नेटवर्थ में ऑलरेडी शामिल हो गया। माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस होली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। क्या आ जाएगा ये आपका कैपिटल गेन, या तो शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म। नो इंडेक्सेशन, देखो ना टेंशन खत्म। लेकिन साथ साथ एक और नई टेंशन आ गई सरकार के सामने। कहानी समझ में आई? बच्चे इसको रट्टा मारते हैं, नो इंडेक्सेशन, नेट वर्थ पीरियड ऑफ होल्डिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस टू द डेट ऑफ ट्रांसफर। कोई रटने की जरूरत नहीं है, अपने आप सारी चीजें हम लोग क्लियर करते चले गए। प्रॉब्लम निकालो, सॉल्यूशन खुद ही ढूंढ लो। नहीं, एक नई चीज आई। लोग सरकार को चूना लगाने के पीछे पड़े रहते हैं, ऊ की मात्रा, ई की मात्रा और आ की मात्रा। लोगों ने क्या किया, लोगों को मालूम है मेरा बिजनेस 1 महीने बाद स्लम सेल में जाएगा, 2 महीने बाद स्लम सेल में जाएगा। प्लानिंग तो पहले से ही बनती है, ऐसा थोड़ी कि आज रात में ख्याल आया सुबह सुबह ट्रांसफर कर दिया, ऐसा तो हुआ नहीं। बिजनेस है करोड़ों का, महीने 2 महीने 3 महीने से प्लानिंग चल रही है। लोगों ने सरकार को ठेंगा दिखाने के लिए एसेट्स को रीवैल्यू कर दिया। जो एसेट 10 लाख की थी उसको 50 लाख दिखा दिया। अब बेटा 50 लाख दिख जाएगी तो नेटवर्थ बढ़ जाएगा, नेटवर्थ बढ़ गया, एसेट्स का दाम बढ़ने से नेटवर्थ बढ़ गया तो कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई तो प्रॉफिट कम हो गया, और सरकार को क्या दिखाया, ठेंगा। हो गई प्रॉब्लम। तुम लोग अब अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या, सुनो, बोलने के लिए नहीं बोला था क्या रीवैल्यूएशन को अलाउड करना चाहिए? खत्म। नो revaluation are to be considered। अब बताओ हम क्या बताएं इसमें, प्रोविजन इसी में ही खत्म हो गए। असाइनमेंट्स देखो, किताब पढ़ो, ये देखो, सब अपने आप होगा। क्या दिक्कत था? नोट करो, नोट कर लें। सेक्शन बोले अगर आपके पास जमीन है, बिल्डिंग है, या फिर दोनों है, क्लियर, और आप इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो सरकार को हम लोग डबल टेंगा दिखा सकते हैं।
दिखा सकते थे, हाँ थे। जमीन और बिल्डिंग जो मैं बेच रहा हूं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, देखो ना मैंने क्या बोला, 30 लाख, और हम सेल दिखा रहे हैं 10 लाख में, और मैंने दिखाया कॉस्ट इसकी थी 9 लाख या 12 लाख जो भी हो। बताओ अगर हम इसको मार्केट के दाम पर बेचते तो कितना प्रॉफिट दिखता? 21 लाख, बोलो। और अब कितना दिख रहा है कैपिटल गेन? 1 लाख। क्या तुम लोगों को कहीं ऐसा लगता है क्या कि इस बंदे ने अपनी 30 लाख की जमीन और बिल्डिंग 10 लाख में बेची होगी? नहीं, तुम लोग कौन होते हो ये पता करने वाले कि 30 की जमीन वो 10 में नहीं बेच सकता? मेरी जमीन है, मेरा मन, मेरी मर्जी, मैं चाहूं ये करूं, मैं चाहूं वो करूं। मेरी जमीन मैं देना चाहता हूं 10 लाख में, तुमको कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलो। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यही तो सरकार को चूना लगता था। सरकार ने कहा कि ऐसे तो हर बंदा, देखो ना, हर बंदा नहीं हर बंदा क्या करेगा, ढंग से सुनना, वो अपनी सेल दिखाएगा, दोनों पार्टीज को फायदा है। पहला फायदा मुझे है, जो मैंने बेचा मेरा कैपिटल गेन बच जाएगा, और दूसरा फायदा तुम्हें है जो खरीद रहा है, उसको स्टैम्प ड्यूटी कम देनी पड़ेगी। सरकार को दोनों तरफ से मार पड़ रही है, तुमसे स्टैम्प ड्यूटी कम मिल रही है और हमसे कैपिटल गेन का टैक्स कम मिल रहा है। इसीलिए मैंने दो दिखाया था, दो जगह से ठेंगा दिखता है। अब बात समझ में आई? सरकार ने कहा अब ये ठेंगा हम क्या करेंगे, अगर किसी ने मुझे उंगली दिखाई तो उंगली तोड़ देंगे। किस पिक्चर में था? गोलमाल रिटर्न्स में था। अच्छा, सब याद है, यही नहीं याद रहता, पता नहीं क्यों सर, सेक्शन ही भूल जाता है, बाकी सब याद रहता है। कौन हीरो था, कौन हीरोइन थी, कौन विलेन था। तो सरकार ने अब ये रूल लाया, और वो रूल किस सेक्शन में था कि अगर आप लैंड, बिल्डिंग या दोनों ट्रांसफर करते हैं और ट्रांसफर स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी की अडॉप्टेड वैल्यू से कम है, और जो सेल वैल्यू है, जो आप बोल रहे हो सेल वैल्यू, वो स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी की एसेस्ड या एडॉप्टेड वैल्यू से कम है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप धोखा, कौन बंदा होगा जो स्टैंप वैल्यू से कम पर बेचेगा? स्टैंप वैल्यू तो ऑलरेडी कम होती है। मार्केट में जो चीज 13 लाख 15 लाख की है, स्टैंप वैल्यूएशन उसकी मार्केट वैल्यू 30 लाख 40 लाख चल रही है। मार्केट वैल्यू 30 चले, सर सरकार कहती है अरे इतनी तो शर्म करो, स्टैंप वैल्यूएशन तक का तो पैसा दे दो। नहीं समझे? उतनी तो सेल दिखाओगे ही ना सर्किल रेट पर, कि वो भी नहीं दिखाओगे? बिल्कुल दिखाएंगे, उसके लिए रूल बना कि अगर कोई बंदा जमीन, बिल्डिंग या दोनों ट्रांसफर करता है स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी की एसेस्ड या एडॉप्टेड वैल्यू से कम पर, तो हम सेल क्या मान लें, सेल वैल्यू क्या मान लें? फेयर मार्केट वैल्यू या फिर स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी की एसेस्ड वैल्यू? क्या लगता है तुम लोग को? स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी। कितना सिंपल सा हिसाब किताब है। सरकार ने ये नहीं कहा कि फेयर मार्केट वैल्यू, सोचो फेयर मार्केट वैल्यू ले लेते तो बड़ी टेंशन हो जाती है। नहीं, सीधे 30 लाख पर। हो सकता है स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी 13 लाख बोले, हो सकता है 15 लाख बोले, ठीक है ना? तो गवर्नमेंट ने कहा सीधे हम सर्किल रेट पर आ जाते हैं, स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी की बात कर देते हैं। क्या कोई दिक्कत है इसमें? कि इफ एनी कैपिटल एसेट बीइंग लैंड, बिल्डिंग और बोथ इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रांसफर एंड द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज लोअर देन द वैल्यू adopted by stamp valuation authority, then in those cases the full value of consideration would be the stamp valuation authority's value. That's it. क्या प्रॉब्लम
है कोई प्रॉब्लम, लेकिन हर बार सरकार सही हो क्या ये जरूरी है? ये भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कि मैंने जिस दिन जमीन बेची, जिस दिन, हो सकता है जिस दिन मैंने वो बिल्डिंग या दोनों बेचा, उस दिन उसकी मार्केट वैल्यू, सच्ची बोलता हूं, कम थी। कसम खा करके बोलता हूं, कम थी। कैसे कम हो जाएगी सर? एक दिन के लिए, एक महीने के लिए क्या दाम कम होता है? बिल्कुल कम होता है। एक एरिया जो बसा बसाया है, खूब वैल्यू चल रही है, मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहा है महंगे महंगे दाम पे, अचानक बाढ़ आ गई, सबको बहा ले गई। अब खरीदो बेटा, तैयार कर जाना पड़ेगा। नहीं समझे? दाम बढ़ जाएगा, अरे घट जाएगा, जमीन पर आ जाएगा, सब लोग घर बेच कर भागे। भैया हर साल बाढ़ आती है और सरकार कुछ कर नहीं रही यहाँ के लिए, तो यहाँ पर रहने से कोई फायदा होता ही है। लोग उस एरिया को छोड़ करके चले जाते हैं। पक्की बात है ना? तो अगर एसएससी प्रूफ कर दे ये दो चीजें, सुनना ढंग से सुनना, अगर एसएससी ये दो चीजें प्रूफ कर दे, पहली चीज कि जिस दिन उसने ये जमीन, बिल्डिंग या दोनों बेचा था, उस दिन उसकी मार्केट वैल्यू वही थी जिस वैल्यू पर वो दिखा रहा है, पहली चीज। दूसरी कंडीशन, ऐसी वैल्यू जो एसेस्ड वैल्यू है, वैल्यू एडॉप्टेड है, एडॉप्टेड वैल्यू बाई स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, वो कहीं पर डिस्प्यूटेड नहीं है, यानी उस वैल्यू के अगेंस्ट कोई केस नहीं चल रहा। दो चीजें प्रूफ कर दे कि जो स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं चल रहा, और दूसरा कि जिस वैल्यू पर उसने बेचा है एक्चुअली में उस दिन दाम कम था। अगर ये दो चीजें प्रूफ कर देता है तो अब बताओ कौन सी वैल्यू ले ले? जिस वैल्यू पर उसने बेचा, ठेंगा नहीं, सरकार को तुम्हारे बोलने से प्रूफ नहीं मिलता। सच्ची बोलता हूं, कसम खाता हूं, बेटा कसम खाते रहो, हमें बस इन दो चीजों का एश्योरेंस दे दो। पहला, जिस दिन तुमने बेचा उस दिन मार्केट वैल्यू कम था, अगर तुम प्रूफ करने के लिए तैयार हो, और जो वैल्यू एसेस्ड या एडॉप्टेड वैल्यू है गवर्नमेंट की, वो कहीं पर डिस्प्यूटेड नहीं है। अगर ये दो चीजें, कंडीशंस आप फाइट करने के लिए तैयार हो, तो एसेसिंग ऑफिसर आपका ये केस वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर देगा। ओहो, क्या करेगा? वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर देगा। ये नहीं अच्छा जो बोल रहे वही मान लो, तो हर केस में भैया घूस लो और मान लो, मान गए, नहीं समझे? अब उस केस में हम लोग केस कहां शिफ्ट कर देंगे? एसेसिंग ऑफिसर केस कहां शिफ्ट कर देगा? वैल्यूएशन ऑफिसर को। अब आगे कहानी बढ़ती है और जरा ये देखने की कोशिश करते हैं वैल्यूएशन ऑफिसर ने आगे किया क्या होगा। हमने जमीन ली थी 5 लाख की, फेयर मार्केट वैल्यू है 50 लाख, स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी की एडॉप्टेड वैल्यू है 20 लाख, और हम इन दो चीजों पर फाइट करने को तैयार हैं कि मैं जो बोल रहा हूं एक्चुअल में जो सेल है वो है 12 लाख। कितनी? ये मैं बोलता हूं, नहीं हो सकता, पक्की बात है। मैं कहता हूं ये सही है और ये वैल्यू कहीं डिस्प्यूटेड नहीं है, ये सही है। जिस दिन मैंने बेचा एसेट्स वो इतने ही वैल्यू थी उस समय मार्केट वैल्यू। आप जो बोल रहे हो मार्केट वैल्यू 50 लाख, वो गलत है। मार्केट वैल्यू एक्चुअल में उसकी 12 लाख ही है, और स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी के दाम से कम बेचा है। इस लाइन का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि ये सेक्शन उसी समय इन्फोर्स हो जाएगा जब आप किसी एसेट को स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी की वैल्यू से कम पर बेच दोगे। बात खत्म। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी भी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अब क्लियर हुआ? तो अब इस पचड़े में पढ़ना भी नहीं, आगे से हम केवल इतना बोलेंगे कि सेक्शन 50C विल इन्वोक, या 50C, सेक्शन 50C विल
prevail in those cases where the actual sale price of land, building or both is less than the value adopted by stamp valuation authority. बात खत्म. इस लाइन को बार बार बोलने से और कंफ्यूजन पैदा करने से कोई मतलब है नहीं, उस चीज़ को हम हटा ही देते हैं. ठीक है ना. हमारा सेक्शन आ गया. अब गवर्नमेंट ने बोला अगर आप कहते हो हम कसम खाते हैं ये वैल्यू अडॉप्ट सही है और दूसरा इस वैल्यू के अगेंस्ट कोई केस नहीं चल रहा, तो हम ये केस कहाँ रेफर कर देंगे? वैल्यूएशन ऑफिसर को. चुपचाप आप यहां तो 20 लाख पर टैक्स दे दो, आगे बनते फिरो, कोई दिक्कत नहीं है. सरकार ने क्या कहा? चुपचाप यहां तो 20 लाख पर टैक्स दे दो, हम कुछ पूछने नहीं जा रहे, कोई रेफर नहीं करेंगे केस. लेकिन अगर आप कहते हो नहीं 12 लाख और सच में बैठ गए हो जिद करके, तो ठीक है, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास आपका केस रेफर कर देते हैं. बोलते क्यों नहीं? अब वैल्यूएशन ऑफिसर जो रिजल्ट देगा, या तो ये कहेगा कि इसकी वैल्यू 8 लाख है और कम बोल दिया, या तो ये बोलेगा इसकी वैल्यू 10 लाख है, नहीं बोल सकता, या तो बोलेगा केस नंबर 3 कि इसकी वैल्यू 12 लाख है, या तो बोल देगा इसकी वैल्यू 18 लाख है, और या तो बोल देगा लास्ट कि इसकी वैल्यू 25 लाख. बोल सकता है, नहीं बोल सकता? कुछ भी रिजल्ट आ सकता है. अगर हमें इन 5 का रिजल्ट मिल जाए, क्या करना है, तो हमारा ये सेक्शन क्या हो जाएगा? बस यही जानना है तुम लोग को, बस 2 मिनट का काम है. थोड़ा सा क्या रखोगे तो दिमाग नहीं, दिमाग तो होगा ही, कॉमन सेंस. ठीक है ना. पूछे? हाँ बताओ आंसर क्या होगा आपका? 3 वैल्यू हैं, 20 लाख, 12 लाख और 8 लाख. किस पर लगेगा? 8 लाख को इतनी मार को. ऐसे से खुद चीख चीख कर कह रहा है हमने 12 लाख में सेल किया, 12 लाख में सेल किया, तो तुम लोग 8 लाख ले लोगे? सरकार कहेगी अच्छा उससे भी कम दे दो. अरे वो तो खुद चीख चीख कर कह रहा है मैंने 12 लाख में सेल किया है, तो ठीक है, सरकार कहेगी तू ही अच्छा आदमी, दे दो 12 लाख पर टैक्स दे दो. बोलो तो सॉल्यूशन बताओ. सेल कंसीडरेशन कितना मानेंगे? बोलो 12 लाख. इस केस में बताओ 12 लाख सोचना क्या है कि नहीं? वो खुद चीख चीख कर रहा है हमने 12 लाख में मकान बेचा है, तो दे दो टैक्स 12 लाख पे. तुम सही हो, सरकार झूठी, तुम सही. हाँ साथ साथ नोट करो, हम तो भाग रहे हैं ना, अभी क्लास छोड़कर बस भाग ही जाएंगे तुरंत. बताओ सरकार कहेगी तू कितना अच्छा है कि नहीं? इधर बताओ ना, इधर बताओ. इधर 18 लाख. बेटा इतनी मार खाओगे, 12 लाख तुम बोल रहे हो, मूर्ख बना रहे हो. अरे उस दिन वैल्यू 18 लाख थी, हम 20 लाख बोल रहे थे, हमने तो केस रेफर कर दिया, तब हमें सच्चाई पता चली कि उसका वैल्यू एक्चुअल में 18 लाख था. हम मान लेते हैं हमारी वैल्यू गलत है 20 लाख, लेकिन वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू कैसे गलत कर लोगे? उस दिन उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी? 18 लाख. तुम झूठ बोलो, तुम झूठे हो. झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरिए. अब एसएससी सरकार के पैरों में गिड़गिड़ाएगा, मालिक तुम ही महान हो, हम तुम्हारे ही शरणों में आ जाते हैं, इस पर ही हमसे टैक्स ले लो, हम झूठे और तुम सच्चे. क्यों देगा वो 25 लाख पर, जब सरकार कर रही है तुम्हारे पास ऑप्शन है? जब सरकार खुद कह रही है कि यू हैव एन ऑप्शन टू क्लेम इट एट ₹20 लाख, व्हाई टू पे टैक्स ऑन 25 lakhs? अब बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? सिंपल सा हिसाब किताब है भाई. बच्चे इसको रटते हैं और एग्जाम में गलत भी करके आते हैं. सेम यही एग्जाम्पल हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में दिया था और एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, फिल इन द ब्लैंक्स. केवल बताना था कितनी वैल्यू आंसर आएगी. कई बच्चे गलत करके आते हैं. अब इसमें क्या गलत होता है हमें तो खुद आज तक नहीं समझ में आया. थोड़ा सा ये रखना पड़ता है, दिमाग नहीं,
कॉमन सेंस, ठीक है ना। तो सेक्शन 50C से हमने क्या सीखा, बोलते थे ना बचपन में कि अब इस चैप्टर से हमने क्या सबक लिया, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए मास्टर जी। तो इस सेक्शन से हमने क्या सीखा, ये झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, कि अगर आपने कोई लैंड, बिल्डिंग या दोनों ट्रांसफर कर दिया और उसके ट्रांसफर वैल्यू जो आप दिखा रहे हैं वो स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी की एसेस्ड या एडॉप्टेड वैल्यू से लेस है, तो सरकार ने कहा हमें अपनी एसेस्ड वैल्यू पर टैक्स दे दो, बात खत्म, हम वही फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मानेंगे, एक्चुअल सेल को फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन नहीं मानेंगे। लेकिन एसएससी अगर जिद पर आ गया कि नहीं, हमारी जो एक्चुअल सेल प्राइस है उस दिन एक्चुअल में दाम कम था, दूसरा कि ऐसी वैल्यू कहीं डिस्प्यूटेड नहीं है, तो असेसिंग ऑफिसर इस केस को ध्यान में रखते हुए केस किसको रेफर कर देगा, वैल्यूएशन ऑफिसर को। और वैल्यूएशन ऑफिसर अगर कहता है हाँ मार्केट वैल्यू तो 8 लाख थी, एसएससी ने तो 12 लाख में बेचा है, तो ठीक है एसएससी सही है। हाँ मार्केट वैल्यू 10 लाख थी, एसएससी ने तो 12 में बेचा है, तो 12 पर ले लो टैक्स, दोनों सही है। एसएससी ऑफिसर का, वैल्यूएशन ऑफिसर कहता है कि ना एसएससी गलत है, 18 लाख होनी चाहिए, जबकि सरकार कर रही थी 20 लाख और एसएससी कर रहा था 12 लाख, तो भैया वैल्यूएशन ऑफिसर जो मीडिएटर में बीच का काम करने के लिए आया है तो उसकी वैल्यू मान लो। और अगर वैल्यूएशन ऑफिसर कहता है कि भैया वो 20 लाख भी नहीं है, वो सीधे सीधे 25 लाख है, तो ये जो एसएससी है सरकार के पैरों में गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, कहेगा तू ही महान है, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, 20 लाख मान लो, और वो मान जाएंगे। नहीं, ढंग से सुनना जो बोलने जा रहे हैं। हमने बोला ढंग से सुनना, तुरंत ईयरफोन लगा करके एफएम ढंग से सुनने लगे, ये सुनना जो हम बोलने जा रहे हैं। ये सेक्शन कहता है, सबसे पहले तो हमको ये पता हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 2 टैक्स रेट्स लगते हैं, 15% अंडर सेक्शन 111A और नॉर्मल टैक्स रेट्स। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इस नेचर का है तो उस पर टैक्स रेट होगा 15। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इस नेचर का नहीं है तो वो नॉर्मल टैक्स रेट्स में चला जाएगा, स्लैब में। क्यों भाई, क्या हो गया है, तुम लोग आज खुद दांत दिखा रहे हो, कुछ है क्या? लाफिंग बुद्धा इधर देखो रिजल्ट के बाद लाफिंग बुद्धू इधर देखो। हम
इस केस की बात नहीं कर रहे, वो तो नॉर्मल टैक्स रेट्स के साथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अटैच हो जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं। किसकी? अंडर सेक्शन 111 ए की, कि अगर ये कंडीशंस सेटिस्फाइड होंगी तो टैक्स रेट लगेगा 15%। पहला, कैपिटल एसेट होनी चाहिए, जानते हो, सारी नहीं, इक्विटी शेयर्स, क्या होनी चाहिए? इक्विटी ओरिएंटेड फंड, क्या होनी चाहिए? या बिजनेस ट्रस्ट फंड, नया वर्ड आ गया ना। अगर ये तीन कैपिटल एसेट्स हैं, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड और बिजनेस ट्रस्ट फंड, और इन तीनों को ट्रांसफर करने पर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स हैं। अगर इन तीनों को ट्रांसफर करने पर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है, तो ऐसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स रेट लगेगा 15% के हिसाब से, फ्लैट। पहली चीज। दूसरी कंडीशन, एसटीटी लगना चाहिए, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगना चाहिए। और इतना पहले लिख लो, लिख लो। हट जाए। बोले, अगर आपके पास कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड या बिजनेस ट्रस्ट फंड, और आपने इन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके क्या अर्न किया है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और ये फंड या शेयर्स पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, तो आपके ऊपर जो टैक्स रेट लगेगा दैट इज 15%। क्लियर है? एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई कि सर इक्विटी शेयर्स को तो हम जानते हैं, लेकिन ये दो वो चेहरे हैं जिनको हम पहली बार सुन रहे हैं। मानते हो? क्यों ना हम इसको क्लियर आज कर देते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे, क्योंकि मुझे अभी सेक्शन 112 भी बताना है। टैक्स रेट्स तो क्लियर हो जाएं, पूरे तो हो जाएं। हम पहले इक्विटी ओरिएंटेड फंड को ही क्लियर कर लेते हैं, हटा सकते हैं इसको। क्या होते हैं ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड? क्या कभी तुम लोगों ने म्यूचुअल फंड का नाम सुना है? सुना है ना? क्या होता है ये म्यूचुअल फंड? अब इसको बता दो भाई। अरे सर, एक को सुधारने चले दूसरे को सुधारना पड़ेगा। क्या होता है? कभी किसी ने पूछा ही नहीं, कभी किसी ने, सर बोल रहे हैं होता होगा कुछ, क्या होता है ये तो पूछने की किसी ने जरूरत की नहीं।
क्या करें बोलो? अच्छा बता ही दें तो सुनो वो कहानी। तुम कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो पैसा? कितना? नहीं, कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो? 10 लाख। कहाँ थे आज तक? अपना गुर्दा और किडनी बेचोगे या कुछ और भी है? बोलो। फेफड़ा। हाँ बोलो, तुम्हारे पास कितना है? 5,000। 5,000। 5,000 भाई साहब इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कौन करवाएगा इन्वेस्टमेंट तुम्हारा 5,000? और ये एहसान कैसे जन्म भर भूलेगी वो कंपनी? देखो सब हंस रहे हैं, नो डाउट ऐसे ही लोग हंसते थे। किसी के पास 2,000, किसी के पास 4,000, किसी के पास 8,000, किसी के पास 12,000, लोग हंसते थे ये इन्वेस्ट करेगा। और जरा देखो तो लाख लोगों में से केवल 1,000-2,000 ही लोग ऐसे होते थे जिनके पास लाखों रुपए रहते थे इन्वेस्ट करने के लिए किसी कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स में। और लगभग बाकी सारे लोग यानी 90-95,000 लोग ऐसे रहते थे जो इन्वेस्ट तो करना चाहते थे, कहीं ना कहीं पैसा लगाना चाहते थे, लेकिन उनकी लिमिट थी 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 8,000, 10,000 ऐसे। उनको कोई पूछता ही नहीं था। करोड़ों रुपया लोग इन्वेस्ट करना चाहते थे। अगर ऐसे देखो 10,000, 12,000, 15,000 सबका मिलाते जाओ, करोड़ों रुपया इकट्ठा हो जाएगा। यानी करोड़ों रुपया मार्केट में लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन लेने वाला। और दूसरी बात, 5,000 रुपए ये एक नॉर्मल सब्जी वाला है। कौन है? सब्जी वाला। कैसे बताओगे तुम सेंसेक्स कितना है, निफ्टी कितना है, कौन सा शेयर अच्छा जा रहा है, कौन सा शेयर खराब जा रहा है, किसका पीआई रेशियो बढ़िया है, किसका पीआई रेशियो खराब है, किसका ईपीएस अच्छा जा रहा है, किसका ईपीएस खराब जा रहा है, कौन ब्लू चिप कंपनी है, कौन नॉन ब्लू चिप कंपनी है? क्या बता लेगा ये? इसको तो एबीसीडी भी नहीं आता। 5,000 रुपये रखा करा इन्वेस्ट करना है, अकल नहीं है। मैं रियल बता रहा हूं, करोड़ों रुपया पड़ा हुआ था मार्केट में, लोग इन्वेस्ट करना चाहते थे। पहली प्रॉब्लम, उनको लेने वाला कोई नहीं था। दूसरी प्रॉब्लम कि जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते थे उनके पास ये नहीं था, शेयर से रिलेटेड, सिक्योरिटीज से रिलेटेड कैसे डील करना है मालूम नहीं था, एक्सपर्टीज नॉलेज नहीं थी। अब 5,000 को इन्वेस्ट करने के चक्कर में बेचारा पूरा एमबीए करे, सीए करे, उसके बाद 5,000 इन्वेस्ट करे। क्या ये पॉसिबल है? प्रॉब्लम कहीं थी। इस प्रॉब्लम को दूर किया एक नई सोच ने, और उस सोच का नाम था, देखो नाम ही इसका है म्यूचुअल फंड। आओ मिलकर पैसा इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल का मतलब इकट्ठे करके। एक कंपनी बनाई गई जिसको कहा गया एएमसी, रिलायंस एएमसी लिमिटेड, रिलायंस एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इस कंपनी का काम ही यही था, लोगों से 5,000, 8,000, 10,000, 12,000 ऐसे करके 1,000 लाख लोगों से सारी कंपनियों ने पैसा जुटाना शुरू किया। देखो पूल हो रहा है, फंड का क्या हो रहा है? पूल हो रहा है, सारी जगह से पैसा इकट्ठा इसी गुल्लक में आकर गिर रहा है, एक तरह से देखो तो। और यहां पर करोड़ों रुपया इकट्ठा हो गया। हुआ 5,000 लायक हो, 5,000 में तो तुम्हें किसी कंपनी का शेयर ना मिले। कहा हम तो कुछ पैसा शेयर में लगाएंगे और कुछ डिवेंचर में लगाएंगे। 5,000 में तो तुम्हें कोई कंपनी पूछेगी नहीं शेयर के लिए, तुम डिवेंचर की बात कर रहे हो अभी। हम तो सोच रहे हैं थोड़ा गवर्नमेंट कंपनी में भी पैसा लगा दे। 5,000 जेब में रखा है और बोल रहा है थोड़ा सोच रहे हैं शेयर में लगा दे और मजा आ जाए अगर थोड़ा डिवेंचर और कुछ सिक्योरिटी मिल जाए, फिक्स इंटरेस्ट। अरे और सोच रहे हैं थोड़ा गवर्नमेंट कंपनी में भी पैसा लगे, थोड़ा फिक्स हो जाता है ना पैसा, इंटरेस्ट, तो मजा आ जाता है। अब बेटा तू 5,000 में कितने मजे लेगा? लेकिन हंसने वाली बात नहीं है, ये सच कर दिखाया। किसने? म्यूचुअल फंड है ना, अच्छी चीज।
अरे अब बताओ, कंपनी के पास 50 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, क्या ये पैसा कंपनी किसी दूसरी कंपनी के इक्विटी शेयर में नहीं लगा सकती? 50 करोड़ रुपए नहीं, क्या कंपनी किसी दूसरी कंपनी के डिवेंचर में पैसा नहीं लगा सकती? क्या कंपनी गवर्नमेंट कंपनी में पैसा नहीं लगा सकती, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में? क्या कंपनी ब्लू चिप में पैसा नहीं लगा सकती, ब्लू चिप कंपनीज में? सोचो, 5,000 रुपया इसका इसमें आकर जुड़ गया है और ये सब में जा रहा है, नहीं जा रहा। कंपनी कहती है हम तो खूब रिस्क लेंगे, क्योंकि जब इसने पैसा लगाया था इसने कहा था रिस्क लेना कोई दिक्कत नहीं, 5,000 में रिस्क भी बियर करेंगे, तो रिस्क बियर करो। तो कंपनी ने कहा ले बेटा तेरा 70% पैसा यहां लगा दिया, 10% इधर लगा दिया, 5% इधर और 15% इधर लगा दिया। इसने कहा ना बाबा ना, हम रिस्क लेने वालों में से नहीं है। सबने बोला हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। तो कंपनी ने कहा ठीक, 15% यहाँ लगा देते हैं, 20% यहाँ लगा देते हैं, 60% यहाँ लगा देते हैं, 5% यहाँ लगा देते हैं, रिस्क नहीं है। नहीं समझ में आई बात? मिक्सचर, अब चीजों का मिक्सचर हो रहा है, जिसमें चाहो कम रिस्क चले जाओ फिक्स सिक्योरिटीज में, ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न चाहते हो चले जाओ ज्यादा ज्यादा इक्विटी शेयर में। देखो ना, अब बात समझ में आ रही है कैसे काम करती है ये कंपनियां। और जो कंपनी 50 करोड़ रुपए इकट्ठा की है, क्या वो एक्सपर्टाइज नॉलेज नहीं रखेगी? उनके पास क्या एक्सपर्ट्स की कमी होगी? 5,000 रुपए में इस बंदे ने एक्सपर्ट भी ले लिए 5,000 रुपए में इसने ब्लू चिप में भी लगा दिया, इक्विटी शेयर में भी लगा दिया, डिवेंचर में भी लगा दिया और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी पैसा लगा दिया। और पैसा देखो तो कहीं ज्यादा सेफ है। एक कंपनी डूबेगी, 3 इसको बचाने के लिए तैयार है। नहीं समझे? क्लियर हुआ? इसको कहा गया, अब जरा देखना, कंपनी को डिविडेंड मिलेगा ना यहां से, तो कंपनी के पास क्या गिरा, और इन तीनों से क्या गिरा? इंटरेस्ट। यानी अब इस कंपनी की कमाई हो गई डिविडेंड और इंटरेस्ट। इस डिविडेंड और इंटरेस्ट से कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस कम कर दिए, लेस कर दिए, जो खर्चे। जो प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट को कंपनी ने क्या किया होगा? सबको बांट दिया। बोलो। अच्छा ये बात तो बताओ, डिविडेंड बांटा या इंटरेस्ट बांटा? तो बड़ा टेंशन वाला मैटर हो गया। डिविडेंड बांटा या इंटरेस्ट बांटा? दोनों बांटा ना, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब क्या बोलोगे, इनको डिविडेंड मिला है या इंटरेस्ट मिला है? दोनों मिला है। तो बार बार बोलोगे दोनों, नाम दे दो यूनिट्स, यूनिट्स इनकम। न तुम इंटरेस्ट बोलो न डिविडेंड बोलो, क्या बोलोगे? यूनिट्स की इनकम। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई। न डिविडेंड बोलो न इंटरेस्ट, क्या बोलोगे? यूनिट की इनकम। और तुम्हें क्या मिला होगा इस कंपनी में पैसा लगाने से? क्या शेयर मिले होंगे या डिवेंचर मिले होंगे? यूनिट्स मिले होंगे, यूनिट्स मिले होंगे। न तुम्हें शेयर मिला बोलो और न डिवेंचर मिला। तुम्हें क्या मिला होगा? यूनिट्स मिले होंगे। एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने तुमको यूनिट अलॉट किए। क्या किए? यूनिट्स अलॉट किए। ना तो शेयर अलॉट किए ना तो डिवेंचर, क्योंकि कंपनी ये सारा पैसा कहां लगाएगी? शेयर और डिवेंचर के मिक्सचर में। और आपको उन मिक्सचर का क्या मिला? यूनिट्स मिला। आप जितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, आज तो 500-500 रुपए के आ रहे हैं। 500 रुपया SIP जिसको कहते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मंथली 500 रुपये हर महीने लगाओ, 200 रुपये हर महीने लगाओ, 600 रुपये, 1000 रुपये हर महीने लगाओ। जाओ ना, करो ना, कौन मना कर रहा है? 2000 रुपये लगाओ। और तुम लोग दांत दिखा रहे हो। मतलब दिखाओ, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें सीरियस होने की क्या बात है? अब समझ में आई बात? नहीं आई? इसको हम कहते हैं म्यूचुअल फंड। इसको हम क्या कहेंगे? म्यूचुअल फंड। क्लियर है? और जो कंपनी इस चीज को मैनेज करती है उसको हम कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। फंड के ट्रस्टीज होते हैं, ठीक है ना। छोड़ दो, अब वो चीजें बाद में पढ़ोगे तुम लोग, अभी इसमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं। केवल अब इतना कहानी समझ में आया। हम किसकी बात कर रहे थे अभी? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है
या तो इक्विटी शेयर या तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड। ओहो सर, बात तो ही पड़ी, इक्विटी ओरिएंटेड फंड। हम तो बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की ही। फंड का मतलब म्यूचुअल फंड, लेकिन इक्विटी ओरिएंटेड। ओके, यानी इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड फंड। तो इक्विटी शेयर हो या इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो, इक्विटी ओरिएंटेड फंड का मतलब ऐसा फंड, ऐसा म्यूचुअल फंड जिसका पूरे पैसों का कम से कम 65% यहां लगा हो, कम से कम 65% टोटल इन्वेस्टेबल फंड का। कितने का? टोटल इन्वेस्टेबल फंड का एटलीस्ट 65% कंपनी ने कहां लगाया हो? इक्विटी शेयर में। तो उसको हम कहेंगे इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यानी कि वो इक्विटी शेयर के बराबर है। तो जो फायदा इक्विटी शेयर को मिल रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, या तो वो इक्विटी शेयर हो या इक्विटी ओरिएंटेड फंड, तो जो फायदा इक्विटी शेयर को मिल रहा है वो फायदा किसको मिलना चाहिए? इक्विटी ओरिएंटेड फंड को भी मिलना चाहिए। या फिर तीसरा मैंने इसमें बताया था यूनिट्स ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट, या बिजनेस ट्रस्ट यूनिट या बिजनेस ट्रस्ट फंड, बताया ना। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 3 चीजें याद रखना, एक साथ कई चीजें पढ़ोगे तो सब हौच पौच हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? खिचड़ी बन जाएगी सबकी। हाँ बताओ, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट्स ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट। क्लियर है? इन 3 चीजों का अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर करने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है तो उस पर टैक्स रेट 15% लगेगा, बशर्ते एसटीटी जाता हो, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इसमें ऐसी कंपनियां भी शामिल हैं, सुन लो, इसमें ऐसी कंपनियां भी शामिल हैं जो शुरू में अनलिस्टेड थी, स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं थी, आपने ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए थे, उनको तो शामिल नहीं करेंगे। लेकिन जब आप बेच रहे हो उस समय तक कंपनी ने अपने आप को रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा लिया था। शुरू में जब आपको अलॉट किया गया था वो अनलिस्टेड था, तो उस पर एसटीटी लगना नहीं। लेकिन बाद में कंपनी ने उसको क्या करवा दिया है? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा दिया, तो एसटीटी लग जाएगा, अब तो लगेगा। तो ऐसे शेयर्स भी इसमें शामिल है। एसटीटी का मतलब एसटीटी लगे, चाहे वो शुरू में लिस्टेड थे या अनलिस्टेड थे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ट्रांसफर के समय उन पर क्या लगना चाहिए? एसटीटी, दैट्स इट। क्लियर है? इसीलिए मैंने लिस्टेड वर्ड कहीं पर नहीं बोला। यहां तक में किसी को कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो बोलो। शेयर्स ऑफ एनी कंपनी, नोट कर लें ये चीज। बच्चे ने पूछा, मैंने कहा लिख लो। बच्चे ने पूछा कि सर प्रेफरेंस शेयर पर ये लगेगा कि नहीं। खुद सोचो, मैंने बोला है इक्विटी शेयर्स, क्या वो प्रेफरेंस होते हैं? मैंने कहा इक्विटी ओरिएंटेड फंड, क्या वो प्रेफरेंस होते हैं? तो बात खत्म। यानी प्रेफरेंस शेयर पर तो ये रूल नहीं लगेगा 15% वाला। आगे एक लाइन और लिख लो, सेक्शन 111A shall not be applicable on buybacks। लिख लो, सेक्शन 111 कैपिटल A is not applicable on preference share, buyback, sale of right entitlement, sale of right entitlement, delisted shares, डीलिस्टेड शेयर्स, जो पहले लिस्टेड थे बाद में उनको क्या कर दिया गया? डीलिस्ट कर दिया, हटा दिया गया, डीलिस्टेड शेयर्स, दैट्स इट। अब याद रहेगा। एक छोटा सा प्रोविजन और डील कर लेते हैं।
बोलो। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल। बस इसमें याद रखो 20%। आज हम केवल इतना ही बताएंगे, बाकी इसको फिर थोड़ा तोड़ेंगे और इसमें जो बिजनेस ट्रस्ट फंड की बात की है उसको समझाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आधी क्लास तो अभी ये पूरा ले लेगा, आधी क्लास ले लेगा। बाकी हम लोग का कौन सा सेक्शन बचा हुआ है? 50D एंड 54, 50D एंड 54। तो मोस्ट प्रोबेबली एक या दो क्लास और जाएंगी थ्योरी में, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद रखते हैं कि तुम लोगों को सारे प्रोविजंस दिमाग में होंगे। अगर नहीं है तो घर जाकर ढंग से एक बार रिवाइज कर लो, पक्की बात है ना। रिवीजन करने के बाद जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। 10 से 15 मिनट लगेंगे रिवीजन करने में। कितनी देर लगेगी? हार्डली इट विल टेक 10 to 15 मिनट। सारी थ्योरी दिमाग में रिमाइंड हो जाएगी, तो फिर हम लोग को न्यूमेरिकल करने में दिक्कत नहीं आने वाली। थैंक यू बच्चों।